Hello learners, how are you? This is Yash and welcome back to Society Point. So what we have been doing for some sessions, we concluded last session with what? With the classification of subordinate conjunctions on the basis of result, है ना, or consequences. तो आज के सेशन में the same we are going to do the same we are going to do the classification, है ना. तो आज के सेशन में we are going to learn about the some other classifications of subordinate conjunctions, है ना. चलिए स्टार्ट करते हैं without wasting any time. तो लास्ट के सेशन में हमने क्या किया था? कॉज के बेसिस पे कॉज वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस करी थी जो कॉज को इंडिकेट करती है, रीजन को इंडिकेट करती है, एंड कंक्लूड करा था हमने विद द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस व्हिच एक्सप्रेस रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस, है ना. तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेम द सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बट द क्लासिफिकेशन इज डिफरेंट, दैट इज कंपैरिजन. ठीक है. तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोज सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस व्हिच इंडिकेट कंपैरिजन, जो कंपैरिजन को इंडिकेट करती है इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और यू कैन से इन अ डिपेंडेंट क्लॉज, है ना. तो ये सारी आपके क्या है, फ्रेजेस हैं, या आप इनको बोल सकते हो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस के फ्रेजेस, है ना. ये जो है सारे हमेशा कंपैरिजन में यूज होंगे. ठीक है. और बहुत सारे आपने पहले भी यूज करे हैं, मुझे पता है. ठीक है. बिकॉज कॉमन है बहुत, है ना. तो धीरे धीरे देखते हैं आगे जाके, तो एक एक करेंगे इसमें से. सबसे पहला आता है एज, और फिर डॉट 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 एज. इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कोई भी क्या आ जाएगा आपका, बीच में आता क्या है, एज, और एज के बीच में ये जो कंपैरिजन के लिए फ्रेज है, ये आपको मैं एडजेक्टिव में भी करा चुका हूँ. तो इसमें क्या क्या आता है, या तो एडजेक्टिव आ जाएगा आपका, या एडवर्ब आ जाएगा. ठीक है. तो ये जो एज और डैश, एज के बीच में जो स्पेस होता है ना, ठीक है, इसमें आता है या तो एडजेक्टिव आएगा, पॉजिटिव होना चाहिए, और एडवर्ब आएगा, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए. ठीक है. तो ये हमेशा जो पेयर है, ये पेयर किस लिए काम आता है, कंपेयर करने के लिए. ठीक है. इक्विलिटी को कंपेयर करेगा, इनइक्विलिटी को कंपेयर नहीं करेगा. इनइक्विलिटी को कंपेयर करने के लिए हम कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, जिसके बाद हम दैन का यूज करते हैं, है ना. तो यहाँ पे दिस पेयर इज यूज्ड इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस. पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में ही यूज हो सकता है. नेगेटिव में तो वैसे क्या लगता है आपका, सो के बाद ऐसे 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 करके एज लगता है ना. तो नेगेटिव में ये वाला काम करेगा. ठीक है. यानी कि आपको नेगेटिव सेंटेंस के अंदर इक्विलिटी का कंपैरिजन करना है. ठीक है. तो आप किसका यूज करोगे, एज का, या सो एज का नेगेटिव के अंदर. ठीक है. और दिस इज द स्ट्रक्चर यूज टू कंपेयर थिंग्स दैट आर ऑफ सिमिलर प्रोपोर्शन. ठीक है. यानी कि मैंने आपको बताया ना कि भाई इनइक्विलिटी का कंपैरिजन नहीं होता यूजिंग दैट स्ट्रक्चर. इनइक्विलिटी का कंपैरिजन करने के लिए कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन का यूज होता है, लेकिन इसके साथ ये जो है, ये कंस्ट्रक्शन है, ये केवल और केवल सिमिलर सिमिलर प्रोपोर्शन या सिमिलर थिंग्स को हमेशा कंपेयर करता है. ठीक है. जैसे तुम उतने ही स्मार्ट स्मार्ट हो जितना मैं हूं. यहाँ पे कंपैरिजन तो हो रहा है कि भाई तुमसे मैं अपना कंपैरिजन कर रहा हूँ, लेकिन इक्विलिटी में, ठीक है, इक्विलिटी में उतने ही हो जितना मैं स्मार्ट हूँ, इस तरीके से, है ना. चलिए आगे बढ़ जाते हैं. अब एज वेल एज, ठीक है. अब देखो एज के तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एग्जाम में, और मतलब ग्रामर के अंदर, और जिनके बेस पे थोड़ा रूल याद करने पड़ते हैं. ठीक है. एज के कुछ भी बना लो, एज सुन एज भी होता है. ठीक है. ये भी कंपैरिजन के काम आएगा. या आप एज लॉन्ग एज बना लो, या एज स्मार्ट एज बना लो, कुछ भी बना लो. ठीक है. तो एज के बीच में आप कुछ भी डाल सकते हो कंपेयर करने के लिए, इक्विलिटी का कंपैरिजन के लिए, है ना. तो सब तो पढ़ नहीं सकते, हमें कौन सा पढ़ना है, जिसके बेसिस पे कुछ रूल्स है. ठीक है. तो एज और एज के बीच में आप कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव या कोई भी पॉजिटिव एडवर्ब डाल दो. ठीक है. सबको नहीं पढ़ सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, एज वेल एज को देखेंगे. व्हाई? बिकॉज देयर आर सम रूल्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद दैट पेयर, है ना. दो दिस इज यूज टू मीन एंड ऑल्सो. सबसे पहले बात करेंगे कि एज वेल एज का मतलब क्या होता है. एज वेल एज का मतलब होता है एंड ऑल्सो. ठीक है. या इन एडिशन टू भी बोल सकते हैं. ठीक है. इसको है ना आप वो मत करना, कंफ्यूज मत करना एज वेल से. एज वेल अलग होता है. ठीक है. एज वेल की जैसे ये भी टू की जगह यूज होता है, और हिंदी क्या हो जाएगी इसकी, भी हो जाएगी, भी, है ना. ये अलग है, और एज वेल एज अलग होता है. ठीक है. एज वेल एज के आगे और पीछे कोई वर्ड होगा जिसका कंपैरिजन होगा. ठीक है. या कोई सब्जेक्ट होगा. ठीक है. अब एज वेल एज के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, ये अलग थिंग है. कुछ पॉइंट्स है जो एज वेल एज को यूज करते टाइम आपको देखना है. ठीक है. ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी आता है, और इसको इग्नोर मत करना. व्हाई? बिकॉज इट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. तो एज वेल एज के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि भाई ये एज वेल एज जो होता है ना, ये इंपॉर्टेंस देता है किसको, फर्स्ट पार्ट इट जॉइंस. मतलब एज वेल एज का देखो, ये है एक तरह का सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, और मैंने आपको बता रखा है जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है उसका काम क्या होता है, जोड़ना, है ना. या कोई भी कंजंक्शन उसका काम है जोड़ना. तो ये एक सेंटेंस जो कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है उसको डिपेंडेंट सेंटेंस से जोड़ता है. ठीक है. तो एज वेल एज भी यही काम करेगा. तो ये क्या काम करेगा कि भाई जो ये एज वेल एज है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और एक ये सेंटेंस है.
ठीक है। एज वेल एज पता क्या करता है, एज वेल एज जब दो सेंटेंस को जोड़ेगा ना, तो उसके लिए ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि एज वेल एज से आने वाला पहला सेंटेंस या पहला वर्ड वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या पहला सब्जेक्ट बोल लो, ये थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट होता है। क्यों होता है हम देखेंगे बाद में, वाई इट इज सो। ठीक है, कि एज वेल एज दो सेंटेंसेस को या दो वर्ड को ज्वाइन करेगा, तो एज वेल एज से आने वाला पहला जो सेंटेंस होगा या वर्ड होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा देखेंगे आगे जाके। कह रहा है इफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन टू सेंटेंसेस आर डिफरेंट। ठीक है, अगर सपोज करो कि एज वेल एज है, ठीक है, मैं इसको एज वेल एज मान लेता हूँ। ठीक है, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन टू सेंटेंस, टू सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट है, एक ये सब्जेक्ट है और एक ये सब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट है, तो जो वर्ब होगी ना वो मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया ना, एज वेल एज दो सेंटेंस को जोड़ेगा, लेकिन ये वाला सेंटेंस इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो इस सेंटेंस के अंदर का सब्जेक्ट भी होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी आगे जाके। ठीक है, तो यहाँ पे एक वर्ब का यूज होगा, तो ये वर्ब इसके सब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगी, ये वर्ब इसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी। ठीक है, यही मैं कहना चाहता हूँ। तो एज वेल एज के लिए ये वाला सेंटेंस या सब्जेक्ट या कुछ भी मान लो, वो इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद ये कह रहा है इफ द सब्जेक्ट्स ऑफ द गिवन टू सेंटेंसेस आर सेम, अगर दोनों एज वेल एज जो भी दो सेंटेंस को जोड़ रहा है उसमें दोनों सब्जेक्ट सेम है, दोनों सब्जेक्ट सेम है, तो फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन विल बी फॉलोड। ठीक है, फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन फॉलो होगी। इंपॉर्टेंट सेंटेंस आएगा, उसके बाद एज वेल एज आएगा, उसके बाद अनइंपॉर्टेंट सेंटेंस आएगा, वही बात होगी कि एज वेल एज से आने वाला पहला सेंटेंस वुड बी मोर इंपॉर्टेंट। उसके बाद है फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्या कहता है, इफ द सब्जेक्ट यूज्ड बिफोर एज वेल एज इज सिंगुलर। ठीक है, एंड द सब्जेक्ट यूज्ड बिफोर सॉरी आफ्टर एज वेल एज इज प्लूरल, मतलब कि भाई एज वेल एज है, ठीक है, ये हो गया आपका एज वेल एज। ठीक है, ये हो गया एक सब्जेक्ट, ये हो गया ये सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट एज वेल एज से आने वाला पहला सब्जेक्ट क्या होगा आपका, ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। अगर ये क्या है, सिंगुलर है, और ये क्या है, जो एज वेल एज के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है वो प्लूरल है, तो जो वर्ब होगी ना वो हमेशा अग्री करेगी। अग्री मतलब किसके अकॉर्डिंग आएगी, वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, सिंगुलर के अकॉर्डिंग, क्योंकि एज वेल एज के लिए ये सेंटेंस ये सब्जेक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। वही मैंने आपको बताया, सभी में ऑलमोस्ट एक ही बातें लिखी हुई हैं कि भाई एज वेल एज के आगे जब सेंटेंस कंटिन्यू होगा, इसमें जो वर्ब आएगी ना, आपको तब पता है कि वर्ब होता है उसका नंबर सब्जेक्ट के नंबर पे डिपेंड करता है, तो वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को नहीं देखेगी, वो इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को देखेगी। ठीक है, बस यही बात कह दिया है और कुछ नहीं है, वही बात है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाते हैं, बहुत होगी पॉइंट्स अपने। क्या कह रहा है, फिफ्थ वाला पॉइंट है, इफ द सब्जेक्ट यूज बिफोर एज वेल एज इज प्लूरल। ठीक है, वही बात है कि भाई ये एज वेल है, इससे पहले एक सब्जेक्ट है और इससे पहले बाद में एक सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, प्लूरल है, और इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो फिर भी वर्ब जो है इसी पे डिपेंड करेगी, इस पे डिपेंड नहीं करेगी। उसके बाद ये कह रहा है द यूज ऑफ ऑल्सो एंड टू इज अवॉइडेड। ठीक है, कोई स्टेटमेंट है जिसमें एज वेल एज का यूज हो रखा है, तो उसमें दोबारा ऑल्सो नहीं लगाना, क्योंकि एज वेल एज का मतलब ही ऑल्सो है, या टू नहीं लगाना क्योंकि टू का मतलब भी ऑल्सो ही होता है। तो अगर पहले ही एज वेल एज यूज कर लिया है तो दोबारा टू और ऑल्सो की लगाने की जरूरत नहीं है। अभी दोनों सेंटेंसेस को देख लो एक बार, ये दोनों मैंने यूज किए हैं। ठीक है, इन दोनों को आई कनेक्टेड, ठीक है, यूजिंग द फ्रेज एज वेल एज। ठीक है, ग्रैंडफादर गिफ्टेड हिज आर्केइक वॉच टू टॉमी। ग्रैंडफादर गिफ्टेड हिज आर्केइक वॉच टू टॉम। टॉम है सॉरी, है ना। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्रैंडफादर है उसने अपनी आर्केइक मतलब क्या होता है, पुरानी वॉच, ठीक है, पुरानी, ठीक है, पुरानी वॉच टॉम को दे दी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है ग्रैंडफादर गिफ्ट हिज आर्केइक वॉच टू जैमी टू। ठीक है, ग्रैंडफादर गिफ्ट हिज आर्केइक वॉच टू जैमी टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि ग्रैंडफादर है, उसने अपनी जो पुरानी वाली वॉच है वो दो वॉच होंगी, ठीक है, जैमी को भी दे दी। ठीक है, ये क्या कहना चाह रहा है, जैमी को भी दे दी। ठीक है, अब दोनों दोनों सेंटेंसेस को है ना ज्वाइन करो यूजिंग एज वेल एज, कुछ नहीं है, ऐसे ज्वाइन कर दिया। ग्रैंडफादर गिफ्ट हिज आर्केइक वॉच टू टॉम एज वेल एज जेमी। ठीक है, एज वेल एज का यूज कर दिया है। ठीक है, कि भाई ग्रैंडफादर ने आर्केइक वॉच किसको दी, टॉम को भी दी और जेमी को भी दी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका यूज हो सकता है एज वेल एज का। तो एज वेल एज का यूज कर लोगे तो देखो यहाँ पे मैंने ना टू को रिमूव कर दिया। ठीक है, ये टू आ रहा था, इसको रिमूव कर दिया जब मैंने कंबाइन करा दोनों को, क्योंकि जरूरत नहीं है, क्योंकि एज वेल एज का काम वही है जो टू का काम होता है। ठीक है, आई होप यू गॉट इट। तो भाई इस तरीके से आप एज वेल एज का यूज कर सकते हो। मोर एग्जांपल्स आई टुक, एमिली एज वेल एज हर कॉलीग्स वाज सेलिब्रेटिंग द रीयूनियन। अब इतने हमने जो पॉइंट्स पढ़े ना यहाँ पे, अब आपको पता लगेगा कि इनका मतलब क्या था। तो इनका मतलब ये है कि एमिली एज वेल एज हर कॉलीग्स वाज सेलिब्रेटिंग द रीयूनियन, इसका मतलब पता है क्या है, देखो कि भाई एमिली और उसके कॉलीग्स ने रीयूनियन को सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे, है ना। एमिली और उसके कॉलीग्स रीयूनियन को सेलिब्रेट कर रहे थे, इस केस में एज वेल एज आ गया है।
ठीक है। अब यहाँ पे आप वर्ब को ध्यान रखना है। एज वेल एज वाले फ्रेज में हमेशा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट देखना होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपके एरर बनते हैं। एज वेल एज के आगे जो सेंटेंस आ रहा है, यानी कि जो क्लॉज है, उसमें वर्ब को देखो। ये कौन सी वर्ब है? वॉज। यहाँ पे वॉज क्यों है? यहाँ तो ये हर कॉलीग्स है, प्लूरल हो गया। मैंने आपको बताया पिछले हम पॉइंट्स में क्या पढ़ रहे थे, कि भाई एज वेल एज से आने वाला पहला जो सब्जेक्ट होगा, पहला सब्जेक्ट, वो इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। तो यहाँ पे चाहे ये सिंगुलर हो प्लूरल हो, मैटर नहीं करता, क्योंकि जो वॉज होगा, जो वर्ब होगी, इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगी। जो वर्ब होगी वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलेगी। यहाँ पे एमिली सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे वॉज आया है। ठीक है। तो इस तरीके से माई कार कंज्यूम्स पेट्रोल एज वेल एज डीजल, तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि भैया आप केवल सेंटेंसेस को ज्वाइन कराओगे एज वेल एज से, आप दो किसी वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। पेट्रोल और डीजल, दो नाउन को ज्वाइन कर दिया यूजिंग एज वेल एज। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? मेरी जो कार है वो पेट्रोल भी कंज्यूम करती है और डीजल भी। उसके बाद थर्ड है, सन्स एज वेल एज फादर वर प्लेइंग क्रिकेट। सन्स एज वेल एज फादर वर प्लेइंग क्रिकेट, कि भाई बेटे और पापा, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पे सन्स है, ठीक है, यहाँ पे फादर है। अब यहाँ पे वर आया है, क्यों? क्योंकि वर इसके लिए नहीं आया, इसके कारण नहीं आया है। वर जो है किसके कारण आया है? सन्स के कारण आया है, जो कि प्लूरल है। ठीक है। तो एज वेल एज से आने वाला जो पहला सेंटेंस है, सब्जेक्ट होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है देन द सेकंड वन। ठीक है। आई होप यू गॉट टू नो। आगे बढ़े। एज मैनी एज करते हैं, एज वेल एज कंप्लीट हो गया है। तो एज मैनी एज क्यों मैंने यूज किया है, अपनी स्लाइड में ऐड किया है? मैंने आपको बताया कि भाई एज वाले जो फ्रेज होते हैं, एज वाले जो फ्रेज होते हैं, उससे तो बहुत सारे आपके फ्रेजेस बन जाएंगे ऐसे। तो ये मैंने एज मैनी एज क्यों उठाया? बिकॉज इसके पीछे एक रूल है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है समझना। एज मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत। तो एज मैनी एज का मतलब क्या हो जाएगा? उतना ही बहुत, जितना कंपैरिजन में है। एज मैनी एज का मतलब क्या होता है? मीन्स अ नंबर, एक नंबर जो इक्वल है अनदर नंबर से। ठीक है। एज मैनी का यूज करते हैं। आपको पता है जो मैनी होता है वो काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, और जो मच होता है वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। इस बात का पता है? तो मैनी जो है नंबर को डिनोट करेगा, मच अमाउंट को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे मैं एज मैनी एज उस नंबर के लिए आता है जो किसी दूसरे नंबर से इंपॉर्टेंट हो, या इक्वल, सॉरी, दूसरे नंबर से इक्वल हो, है ना? तो अगर मैं एज मैनी एज का यूज करूंगा तो उस नंबर के लिए करूंगा जिसका दूसरे नंबर से कंपैरिजन कर रहा हूं, और दोनों ही नंबर आपस में सेम सेम है। ठीक है। जैसे और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। दिस पेयर ऑफ कंजंक्शन इज यूज्ड टू से हाउ सरप्राइजिंगली लार्ज अ नंबर इज। मतलब इतना, सरप्राइजिंगली को हिंदी में क्या बोलेंगे पता नहीं, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? कितना बड़ा नंबर है। ठीक है, कितना बड़ा नंबर है, इस तरीके से। ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखनी होती है एज मैनी एज में। क्या ध्यान रखना होता है? कि जब भी आप एज मैनी एज को यूज करो, इसके बाद में एक कार्डिनल नंबर आता है। कार्डिनल नंबर मतलब वही काउंटिंग नंबर। ठीक है। काउंटिंग जो होती है ना, काउंटिंग वगैरह, 1 2 3 100, इस तरीके से। और कार्डिनल नंबर के बाद एक प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कार्डिनल नंबर जो है एज मच एज में भी आता है। ठीक है। लेकिन एज मैनी एज में क्या आता है? प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है कार्डिनल नंबर के बाद। क्यों आता है? ये इसका रूल है। ठीक है। तो जब भी एज मैनी एज का यूज करोगे, जिस भी नंबर से कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, वहां पे एक कार्डिनल नंबर को यूज करोगे, क्योंकि नंबर लगाना तो जरूरी है ना। तो एज मैनी एज का यूज क्यों करोगे आप जब नंबर ही नहीं है? तो है ना, नंबर तो होगा, लेकिन नंबर के बाद एक काउंटेबल नाउन होना चाहिए, क्योंकि नंबर किसके लिए होगा? किसी ऐसे नाउन के लिए जो काउंटेबल होगा। ठीक है। लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए। काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन वो प्लूरल होना चाहिए। ये शर्त है एज मैनी एज को यूज करने के लिए। जैसे मदर मेक्स चार्ल्स ड्रिंक एज मैनी एज 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क अ डे। ठीक है। सेंटेंस क्या कह रहा है? कि भाई मदर मेक्स चार्ल्स ड्रिंक एज मैनी एज 2 ग्लासेस ऑफ वाटर, सॉरी, मिल्क अ डे। देखो, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मम्मी पिलाती है चार्ल्स को दूध। ठीक है, दूध पिलाती है। ठीक है। अब ये पूरी तरीके से कैसे बन रहा है? देखो यहाँ पे क्या हो गया? एज मैनी एज। ठीक है। उसके बाद आ गया आपका कार्डिनल नंबर। ठीक, कार्डिनल नंबर बताया ना, 1 2 3, इस तरीके से कार्डिनल नंबर का यूज करोगे। इसके बाद एज मैनी एज के बाद, उसके बाद आपको क्या यूज करना है? कोई भी प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ग्लासेस का यूज करा है, ग्लास का यूज नहीं करा है। इसका मतलब क्या हो गया? मम्मी या माँ चार्ल्स को ज्यादा से ज्यादा 2 ग्लासेस दूध पिलाती है एक दिन में। इस तरीके से बनेगा। ठीक है। या इस तरीके से ही बन सकते हो इसकी हिंदी, कि भाई मॉम या माँ चार्ल्स को उतना दूध पिलाती है जो 2 ग्लास के बराबर होता है एक दिन में। इस तरीके से। ठीक है। तो एज मैनी एज का यूज कब करते हैं हम? जब
मैक्सिमम नंबर को हम इक्वालिटी दे रहे हो, ठीक है, इस तरीके से। ये वाला देख लेते हैं। जेडन टेक्स एज मैनी एज 5 चपातीज ओनली इन ब्रेकफास्ट। जेडन टेक्स एज मैनी एज 5 चपातीज ओनली इन ब्रेकफास्ट, मतलब जेडन ज्यादा से ज्यादा 5 रोटियां खा जाती है केवल ब्रेकफास्ट में, ठीक है। अगर खाना अच्छा होगा तो कोई भी खा जाएगा, है ना, तो इतनी बड़ी बात नहीं है ब्रेकफास्ट, है ना। तो अब यहाँ पे एज मैनी एज का यूज किया है। एज मैनी एज के बाद कोई भी कार्डिनल नंबर, जो भी काउंटिंग नंबर है, उसके बाद आप यूज करोगे कोई प्लूरल काउंटेबल नंबर, ठीक है। अब चपातीस क्या होता है, रोटियां होता है, तो मैंने चपाती नहीं चपातीस किया है। क्यों किया है? क्योंकि 5 के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आना जरूरी है ना। तो आई होप एज मैनी एज का मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई जब भी आप ज्यादा से ज्यादा नंबरों का क्या कर रहे हो, कंपैरिजन कर रहे हो इन इक्विलिटी, इक्विलिटी में, है ना। चलो एज मैनी एज आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे एज मच एज। एज मच एज क्या होता है? एज मैनी एज की तरह ही होता है। एज मैनी एज प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए आएगा। एज मच एज किसके लिए आएगा? अनकाउंटेबल नाउन के लिए आएगा। क्योंकि 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 एज मच एज उस अमाउंट के लिए आता है, उस अमाउंट को शो करने के लिए आता है जो किसी दूसरे अमाउंट के इक्वल हो। अमाउंट और नंबर में डिफरेंस होता है, इस बात का ध्यान रखना। नंबर होता है गिनतियां, अमाउंट होता है व्हाट, विच इज मेजर्ड, जिसको तोला जाता है, वो गिनती में नहीं आता। तो अमाउंट और नंबर में डिफरेंस है। एज मैनी एज नंबर के लिए आता है और एज मच एज अमाउंट के लिए आता है, इस बात को ध्यान रखना है। अब जैसे कुछ रूल्स है, there were some rules which were associated with as many as, the same is with what, the same is with as much as। जब भी as much as को यूज करोगे तो सबसे पहले ये ध्यान रखो, ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई कितना ज्यादा अमाउंट है किसी चीज का, ठीक है। जैसे मैंने पहली स्लाइड में क्या बोला था, ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं ना कि भाई जर्डन ज्यादा से ज्यादा 5 रोटियां खाती है दिन में, तो ज्यादा से ज्यादा वाली हिंदी बनी थी, हिंदी हिंदी इंडिकेशन, ठीक है। तो ऐसे ही वही हिंदी इंडिकेशन बनेगी एज मच एज के लिए, लेकिन ये अनकाउंटेबल के लिए बनेगी, ठीक है। जैसे वहां पे क्या था, 2 ग्लासेस ऑफ मिल्क था, मतलब मिल्क को काउंट नहीं किया है, ग्लासेस को काउंट किया है, लेकिन वहां पे इसमें हम काउंट नहीं करेंगे, इसमें हम मेजर करेंगे, मेजर करने वाली बात आएगी, ठीक है, तोलने वाली बात आएगी, ठीक है। अब एज मच एज के साथ क्या ध्यान रखना है कि एज मच एज के साथ भी काउंटेबल सॉरी कार्डिनल नंबर आएगा, ठीक है। कार्डिनल नंबर मतलब गिनतियां। अब ये सोच के हैरान हो गए होगे कि भाई जो एज मैनी एज है उसके साथ कार्डिनल नंबर तो बनता है क्योंकि नंबर को काउंट किया जा सकता है, लेकिन एज मच एज के साथ कार्डिनल नंबर क्या कर रहा है? जब कार्डिनल नंबर क्या होता है, काउंटिंग वर्ड्स होते हैं, जब आप अनकाउंटेबल नंबर को, अनकाउंटेबल नाउन को गिन ही नहीं सकते, तो कार्डिनल नंबर क्या कर रहा है? इसके बाद एक यूनिट आती है, एक्चुअली में कार्डिनल नंबर के बाद एक यूनिट आती है जिसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आपको पता है सभी यूनिट्स अनकाउंटेबल होती है। यूनिट्स मतलब मेजरमेंट यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपका लीटर हो गया, किलोमीटर हो गया और किलोग्राम्स हो गया, इस तरीके से, ठीक है। तो उनको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है जितनी भी यूनिट्स होती है, ठीक है। तो वो जो कार्डियल नंबर आता है, गिनतियां, वो इनके लिए आता है, ठीक, क्योंकि 2-3 किलो तो बोल सकते हो ना, है ना, 2-3 किलो तो बोल सकते हो। तो जो 2-3 किलो है जिसमें से कार्डियल नंबर गिनतियां हैं, वो उन यूनिट्स के लिए आता है, यूनिट्स को काउंट करने के लिए आता है, अनकाउंटेबल नाउन को काउंट करने के लिए नहीं आता। प्लीज डू नॉट ट्राई टू गेट कंफ्यूज ओवर हियर, ठीक है। और व्हेन इट रेफर्स टू क्वांटिटी, मतलब क्वांटिटी को इंडिकेट करेगा आपका एज मच एज, जिसमें क्वांटिटी आ गई जिसको आप तोलते हो या मेजर करते हो, लाइक टाइम, मनी, वेट, डिस्टेंस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब तक नहीं समझ आया तो सेंटेंस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे इट टेक्स एज मच एज 200 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू रीच न्यूयॉर्क फ्रॉम माई हाउस। यहाँ पे न्यूयॉर्क मैंने गलत लिख दिया है क्या? ये ऐसे आएगा, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इट टेक्स एज मच एज 200 लीटर्स ऑफ पेट्रोल टू रीच न्यूयॉर्क फ्रॉम माई हाउस, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा 200 लीटर का पेट्रोल लगता है मेरे घर से न्यूयॉर्क जाने में, ठीक है। तो वही सेंस बनी है जो मैं एज मैनी एज के साथ बता रहा था, लेकिन एज मैनी एज में काउंटेबल नाउन्स के लिए आता है, यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है। कैसे पता अनकाउंटेबल है? क्योंकि यहाँ पे पेट्रोल की बात हो रही है जो कि अनकाउंटेबल है, ठीक है। अब यहाँ पे लीटर जो है ना, यूनिट्स है जिसको काउंट नहीं करते हो, इसको मतलब यूनिट्स किस लिए होती है? वो भी अनकाउंटेबल नाउन ही होती है, ठीक है, वो मेजर करने की आती है, के लिए आती है। यहाँ पे एज मच एज के बाद क्या आया? आपका 200 आया, जो कि आपका क्या हो गया? कार्डियल नंबर हो गया, है ना। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन ये है, जो यूनिट्स होती है उनको अनकाउंटेबल नाउन ही बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो 200 है ना, ये पेट्रोल के लिए नहीं है। ये जो 200 है कार्डियल नंबर है, ये यूनिट्स के लिए है, ठीक है। उसके बाद है डॉक्टर विल्सन हैज सजेस्टेड मी टू ड्रिंक एज मच एज 1 लीटर ऑफ ग्रीन टी टू बी फ्री फ्रॉम ओबेसिटी सून।
कितना बड़ा सेंटेंस है। ये बोल रहा है कि डॉक्टर विल्सन ने मुझे सलाह दी है कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर ग्रीन टी, हरी चाय पीनी है मुझे, तो भाई ओबेसिटी से जल्दी से राहत पाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एज मच एज है। एज मच एज क्यों यूज किया है? कि ग्रीन टी के लिए एज मच एज ही यूज करेंगे। ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। एज मच एज किसके लिए यूज होगा? व्हेन यू हैव टू इंडिकेट अमाउंट। तो ग्रीन टी है, उसको काउंट नहीं कर सकते, अमाउंट पे तोल सकते हैं। तो एज मच एज किसके लिए आया? ग्रीन टी के लिए आया। ये बात समझ में आ गई। अब बात करेंगे फोकस ऑन द रूल। रूल क्या कहता है कि एज मच एज के बाद किसका यूज करो आप? कार्डिनल नंबर। वन भी एक तरह का कार्डिनल नंबर है, यूज कर दिया। उसके बाद कोई भी अनकाउंटेबल नाउन, लीटर क्या है? एक तरह का यूनिट है, अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। तो उसके बाद ऑफ लगा के आप आगे सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन को यूज कर सकते हो। ग्रीन टी अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद है आई स्पेंड एज मच एज $1,000 on my traveling a month. I spend as much as $1,000 on my traveling a month. ठीक है कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा $1,000 खर्च करता हूँ अपनी ट्रेवलिंग पे एक महीने में। अब यहाँ पे एज मच एज है। ठीक है, एज मच एज के बाद क्या यूज कर लिया? $1,000। ठीक है, 1,000 क्या हो गया आपका? 1,000 हो गया आपका कार्डिनल नंबर, और डॉलर क्या हो गया आपका? करेंसी। करेंसी अनकाउंटेबल होती है, इस बात को ध्यान रखना। नोट्स काउंटेबल होते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े। तो एज मच एज एंड एज मैनी एज अपना हो गया है। अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखो, ये छोटा सा कंसेप्ट क्या है? ये है कि भाई जब आपको एक सेंटेंस के अंदर, ठीक है, एक सेंटेंस के अंदर दो पॉजिटिव डिग्री का यूज करना हो, ठीक है, मतलब दो डिग्रीज का यूज करना हो, जिसमें पॉजिटिव भी है और कंपैरेटिव भी है। मतलब जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ही इज स्मार्ट, नहीं, ही स्मार्ट हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, ये हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि भाई ही इज स्मार्टर, तो स्मार्टर क्या होगा? कंपैरेटिव डिग्री। आपको पता है कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगाना जरूरी है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ कि भाई, कहाँ लिखूं? मैं यहाँ लिख देता हूँ, ही इज एज स्मार्ट एज यू। ठीक है, यहाँ पे भी कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन इस वाले कंपैरिजन में इनइक्वलिटी का कंपैरिजन होता है, लेकिन यहाँ पे किसका होता है? इक्वलिटी का। इक्वलिटी का, समानता का कंपैरिजन होता है। तो यहाँ पे ये वाला फ्रेज लगता है। हाँ, तो अब कहने वाली बात ये है कि भाई इस वाले फ्रेज में, मतलब इस वाले सेंटेंस के अंदर तो कोई कंपैरिजन हो नहीं रहा है, तो उसको अभी दूर कर देते हैं। ठीक है, इसमें कंपैरिजन नहीं हो रहा है, तो अभी हम बात करेंगे कंपैरिजन की। तो जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है उसमें कंपैरिजन की नीड नहीं होती है। हम बात करेंगे कंपैरेटिव एडजेक्टिव, ये एडवर्ब की, या आपका ये वाला दो डिग्रीज। ठीक है, एक इनइक्वलिटी का कंपैरिजन कर रही है और एक इक्वलिटी का कंपैरिजन कर रही है। ठीक है, एक एक सेंटेंस में तो सही है। ठीक है, ही इज स्मार्टर देन यू, ये सही है, अलग सेंटेंस। ही इज एज स्मार्ट एज यू, ये भी सही है, अलग सेंटेंस। लेकिन सपोज करो कि भाई एक सेंटेंस के अंदर दोनों डालने हैं। एक सेंटेंस के अंदर हमें दो डिग्रीज का यूज करना है। ठीक है, एक मतलब दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक है, लेकिन एक क्या शो कर रहा है? एक शो कर रहा है इक्विलिटी और एक शो कर रहा है इनइक्विलिटी। तो कैसे करेंगे? तो अगर मैं इस तरीके से लिखता हूं, जो कि गलत है, ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन माई कजन। पता है क्या कहना चाहता है? इस सेंटेंस का मतलब सोच के देखो क्या कहना चाहता है। ही इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन माई कजन, कि भाई अगर वो मेरे कजन से बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसके जैसा अच्छा है। ठीक है, उसके जैसा अच्छा है। तो अगर इस तरह के सेंटेंस बनाने की कभी जरूरत पड़ी कि भाई आपको दोनों डिग्री का यूज करना है, मतलब एक डिग्री कंपेयर कर रही है इनइक्वलिटी का और एक डिग्री कंपैरिजन कर रही है इक्वलिटी का, तो कैसे यूज करोगे? ये पता है गलत क्यों हो गया है? क्योंकि कंप्लीट आपको जो फ्रेज है ना, एसोसिएटेड विद दैट डिग्री, आपको यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एज गुड तो लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि भाई एज गुड के बाद एक बात और आनी थी, एज। ठीक है, तो ये नहीं लिखा है, ये नहीं लिखा है, तो इसलिए गलत हो गया है। मतलब आपको अगर कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है, तो उसके साथ जितने भी वर्ड्स हैं एसोसिएटेड विद दैट डिग्री, वो पूरे यूज करने हैं। तो एज गुड के बाद एज आना था, जो कि नहीं लिखा है, इसलिए गलत हो गया। तो कैसे बनेगा? ही इज एज गुड एज, कॉमा डाल के, इफ नॉट बेटर देन माई कजन, कि भाई वो उतना ही अच्छा है अगर मेरे कजन से बेहतर नहीं है तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज करोगे, पूरी कंप्लीट आपको लिखना है। ये भी आपको फ्रेज पूरा कंप्लीट लिखना है, और बेटर के बाद देन आना है, देन आना है, वो भी कंप्लीट लिखना है। एक और एग्जांपल, नॉडी इज मोर क्लेवर बट नॉट सो स्मार्ट एज रॉजर। ठीक है, अब ये मैं क्या कहना चाहता हूँ कि नॉडी जो है उससे ज्यादा चतुर है। ठीक है, लेकिन स्मार्ट नहीं है। चतुर मतलब क्या होता है? चतुर मतलब हो गया आपका चालाक। ठीक है, और ये हो गया, शायद ये होगा चतुर, है ना, थोड़ा सा हिंदी में कंफ्यूजन हो गई। चालाक। नॉडी जो है ज्यादा चालाक है, लेकिन
उतना स्मार्ट नहीं है या उतना चतुर नहीं है जितना रॉजर है। ठीक है, ये सेंटेंस बोलने में बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी इसमें पता क्या गलती है, इसमें ये गलती है कि भाई मैंने क्लेवर के बाद देन का यूज नहीं करा है। तो सभी वर्ड्स का यूज करना है इफ यू आर कंपेयरिंग। तो कैसे बनना चाहिए, नॉट इज मोर क्लेवर देन बट नॉट सो स्मार्ट एज रॉजर। तो इस तरीके से आपको बनाने हैं सेंटेंसेस। तो पूरे मतलब पूरी तरीके से आपको वो सेंटेंस को कंप्लीट करना है इफ यू आर यूजिंग दैट डिग्री। ठीक है, ये इस तरीके से भी लिख सकते हो, नॉडी इज मोर क्लेवर देन रॉजर बट नॉट सो स्मार्ट एज ही। कि भाई नॉडी जो है रॉजर से क्या है, ज्यादा चालाक है, लेकिन उतना चतुर नहीं है जितना रॉजर है। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो दो डिग्रीज को, यानी कि एक डिग्री कंपैरिजन कर रही है इक्वलिटी का और एक डिग्री कंपैरिजन कर रही है इनइक्वलिटी का इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट। बशर्ते आपको क्या करना है, यू शुड यूज कंप्लीट फ्रेजेस एसोसिएटेड विद दैट डिग्री। ठीक है, ये स्लाइड भी कंप्लीट हो गई है। अब देखते हैं नन अदर देन। ये बहुत सिंपल है। नन अदर देन क्या होता है, आपने बहुत बार देखा होगा जब भी शोज वगैरह होते हैं ना, या व्हेन समबडी इज कॉल्ड ऑन द स्टेज टू से समथिंग, टू डिलीवर अ स्पीच, तो वहां पे जब बुलाया जाता है ना, तो उसकी उसकी तारीफ करी जाती है बुलाने से पहले कि भाई इसके जैसा कोई नहीं है, इसके जैसा कोई नहीं है। तो वो जो इसके जैसा कोई नहीं है वो क्या बोला जाता है, नन अदर देन, है ना। तो नन अदर देन ये क्या होता है, कंपैरिजन में यूज होता है। तो देखेंगे छोटा सा इसका रूल है एसोसिएटेड विद दैट। अब इसमें आपको पता है कि भाई कंपैरिजन क्यों होता है, क्योंकि देन आ गया है। जहां भी आपको देन दिख जाए ना, तो सपोज करो कि भाई वहां पे कंपैरिजन हो रहा है, तो नन अदर के साथ भी देन आ रहा है, तो वहां पे जाहिर सी बात है कंपैरिजन होगा। तो इसमें क्या है, कुछ नहीं है, ये एक तरह का फ्रेज है। फ्रेज मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक, दो, तीन, which is used when it is to be shown that someone or something is surprising or exciting choice for example। मतलब उसके जैसा कोई नहीं है, बस ये ध्यान रखो, बस समझ में आ जाएगा, उसके जैसा कोई नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से यूज होता है आपका नन अदर देन। एग्जांपल देख लेते हैं। द फर्स्ट इंडिपेंडेंस स्पीच वाज गिवन बाय नन अदर देन पंडित नेहरू। ठीक है, तो ये क्या कहना चाहता है कि भाई पहली जो इंडिपेंडेंस स्पीच थी वो किसके द्वारा दी गई थी, नन अदर देन, किसी के द्वारा दी गई थी जिसके जिसके जैसा कोई नहीं है, पंडित नेहरू। नेक्स्ट, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक इंडिया वाज नन अदर देन राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैंने रिपब्लिक इंडिया क्यों लिखा है, आप बताओगे। ठीक है, क्योंकि इंडिया की रिपब्लिक होने से पहले व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाजंट टोटली कंप्लीटेड, तो कोई और प्रेसिडेंट था हु वाज टेम्पररी। ठीक है, उसका नाम बता देना अगर बताओ तो। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो यूजिंग नन अदर देन, दैट इज अ फ्रेज टू कंपेयर। उसके बाद है आपका नो लेस देन। ठीक है, नो लेस देन तब यूज होता है जब आपको कोई अमाउंट या नंबर शो करना हो जो कम नहीं है ना। कम नहीं है, कम नहीं है क्यों, क्योंकि लेस मतलब कम होता है, लेकिन लेस से पहले नो आ गया है। ठीक है, लेस से पहले नो आ गया है, या आपको किसी की इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करना है। ठीक है, कोई भी चीज हो, चाहे नंबर हो अमाउंट हो, तो आप नो लेस देन का यूज करके कर सकते हो। ठीक है, नो लेस देन, लेस से बस इसको पता कैसे याद रखोगे, देन आ रहा है तो कंपैरिजन होगा, इस बात को ध्यान रखो। अगर देन आ रहा है तो कंपैरिजन होगा। लेस आ रहा है कम, लेकिन लेस से पहले नो आ रहा है, तो यानी कि कम नहीं है। ठीक है, यानी कि वो कम नहीं, कहते नहीं है मेरे को कम मत समझियो, तो वही है नो लेस। ये जो कंजंक्शन है, ये अमाउंट से पहले आती है, किसी भी अमाउंट से पहले। ठीक है, टू इंडिकेट दैट अमाउंट इज सरप्राइजिंगली लार्ज, कि भाई वो अमाउंट जो है वो कम नहीं है, बड़ा है। ये अमेजन इन नो लेस देन, सो अमेजन यहाँ पे क्या है, अमेजन ये जो है फ्लिपकार्ट वाला नहीं है, मतलब ये वो ई कॉमर्स वाली साइट नहीं है। अमेजन मतलब रिवर है ना। ये कहाँ पे है अमेजन की रिवर बताइए, ये ब्राजील के अंदर है ना। तो दी अमेजन इज नो लेस देन 200 माइल्स वाइड एट इट्स माउथ। कि भाई जो अमेजन है ना, वो 200 माइल से कम वाइड नहीं है उसकी माउथ पे। माउथ मतलब जब रिवर एंटर करती है ओशन के अंदर, है ना, या सी के अंदर, तो उसे माउथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि भाई 200 माइल से कम नहीं है, नो लेस देन। ठीक है, 200 माइल से कम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कंपैरिजन हुआ अमाउंट का। ठीक है, अमाउंट के लिए आ जाएगा आपका नो लेस देन, और नंबर के लिए भी आ जाएगा, जैसे आई हैव नो लेस देन अ डजन जॉब ऑफर्स। कि भाई एक डजन से कम जॉब ऑफर्स नहीं है मेरे पास। ठीक है, एक डजन से दर्जन कितना होता है, दर्जन बताओ कितना होता है, एक दर्जन में आता है आपका 12 केले। ठीक है, इस तरीके से याद था मेरे को तो बचपन में। ठीक है, एक डजन के अंदर 12 आता है, 12 काउंटिंग होती है, 12 नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई मेरे पास जॉब है, लेकिन 12 से कम नहीं है। ठीक है, मतलब डजन से कम नहीं है, मतलब ठीक ठाक जॉब है मेरे पास, जॉब ऑफर्स मतलब। तो इस तरीके से आप नो लेसन का यूज कर सकते हो फॉर द अमाउंट एंड एज वेल एज फॉर व्हाट, आपका नंबर के लिए। एंड विद दिस आई थिंक कंप्लीट हो गया अपना आज का सेशन।
तो बहुत ही ठीक-ठाक था सेशन, इतना भी बड़ा नहीं था, इतना भी छोटा नहीं था। तो आज के सेशन में वी कंक्लूडेड व्हाट? वी कंक्लूडेड अ, ये क्या कौन-सी हाँ, कंपैरिज़न वाली सबऑर्डिनेट कंजंक्शन हमने कर ली है। नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू मीट सून एंड नेक्स्ट सेशन में हम क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस फॉर व्हाट? फॉर कंसेशन। कंसेशन क्या होता है? ये हम नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। अंटिल देन व्हाट यू हैव टू डू कीप ऑन लर्निंग एंड हैव फन। बाय बाय, हasta la vista।